ठीक है, सभी लोग आ गए तो आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ठीक है, देखो ध्यान से। अब हमें पढ़ना है बहुत ही आसान सा, सबको आता है, कॉन्सेप्ट है बीटी कॉटन का, सबको आता है, इसमें टेंशन की बात है ही नहीं। बीटी कॉटन सबको आता है। ध्यान से सुनो, बीटी कॉटन का कॉन्सेप्ट बहुत आसान सा है, यानी थर्ड कॉन्सेप्ट अब हमारा होगी। इसमें क्या किया, होता क्या है, कोई किसान खेती कर रहा है, खेती कर रहा है बेचारा ना, और इसके ऊपर में कोई इंसेक्ट्स आता है, कोई इंसेक्ट्स आया, देखो बैठ गया, इंसेक्ट्स आया बैठ गया, इंसेक्ट्स आया बैठ गया, और उसके प्रोडक्ट्स को खा गया, उसके लीफ को खा गया, उसके फ्रूट्स को खा गया, सीड्स को खा गया। तो किसान को तो नुकसान हो गया, किसान को तो नुकसान हो गया। तो ये जो आपका इंसेक्ट्स है इसी को पेस्ट कहते हैं। पेस्ट बोलो, इंसेक्ट्स बोलो, ये फंगस भी हो सकता है। तो किसान इसे बचने के लिए क्या करेगा, वो जाएगा मार्केट और मार्केट से खरीद करके लाएगा पेस्टिसाइड। मार्केट से खरीद करके लाएगा पेस्टिसाइड, साइड का मतलब किलर, वो पेस्ट को मारने वाला केमिकल खरीद के लाएगा, जिससे वो डालेगा, जिससे वो डालेगा किस पे, प्लांट पे छिड़क देगा, और जिससे इंसेक्ट्स मर जाएंगे। अगर फंगस है तो फंजीसाइड लाएगा, फंगस है तो फंजीसाइड लाएगा, बैक्टीरिया है तो बैक्टीरियासाइड लाएगा ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आपको तो बहुत अच्छे से मालूम है कि ये है केमिकल, और केमिकल होते हैं खतरनाक। केमिकल तो बायोमैग्निफिकेशन कर देता है, वो तो डिग्रेड होता भी नहीं है। आपको डीडीटी की पूरी कहानी मालूम है कि डीडीटी इसलिए तो बैन किया गया, तो वो डिग्रेड होता नहीं है। इसलिए केमिकल की खेती सबसे खतरनाक, केमिकल की खेती सबसे खतरनाक, हमें केमिकल नहीं डालना। तो कॉन्सेप्ट आया कि हमें क्या करें भाई, हम क्या करें, हम यहां पास मारने के लिए, इंसेक्ट्स को मारने के लिए केमिकल्स यूज कर सकते थे जिसका नाम था पेस्टिसाइड, लेकिन ये खुद खतरनाक है। तो हम क्या करें, हमने एक वर्ड लाया ऑर्गेनिक फार्मिंग, हमने एक वर्ड लाया ऑर्गेनिक फार्मिंग। हम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर की बात कर रहे हैं। अभी बायोटेक तो आया ही नहीं, अभी बायोटेक तो नाम आया ही नहीं, अभी तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर को निपटा देता हूं। अब किसान को बोला गया भैया जितना पैसा लेना है ले ले ना, केमिकल मत यूज कर, केमिकल को हम खाएंगे ना, केमिकल को हम खाएंगे, फ्रूट पे गिर गया हम भी तो खाएंगे ना, हमें नुकसान पहुंचेगा, मिट्टी से वहां से चला जाएगा, बारिश से वो कहां चला जाएगा, रिवर में, बायोमैग्निफिकेशन करेगा, नुकसान। इसलिए किसान को बोला गया कोई ऐसा ऐसा अब चीज यूज करो जो इंसेक्ट्स को तो मार दे, इंसेक्ट्स को तो मार दे, लेकिन कोई केमिकल नहीं होना चाहिए। तो एक वर्ड आता है बायोवीडिसाइड, एक वर्ड आता है बायोवीडिसाइड, आपको अच्छे से मालूम है बायोवीडिसाइड, जो नहीं यहां पर वर्ड यूज करेंगे बायोपेस्टिसाइड, वीडिसाइड तो अनवांटेड प्लांट के लिए, बायोपेस्टिसाइड जो पेस्ट को मार दे, लेकिन वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के हेल्प से हम इंसेक्ट्स को मार, इसलिए हमने यूज किया एक बैक्टीरिया बीटी, बैसिलस thuringiensis। किसान को दे दिया बैसिलस thuringiensis, बोले क्यों, बैसिलस thuringiensis के अंदर क्या है, ये उसका सेल, सेल है, सेल के अंदर में ये है उसका मेन डीएनए, मेन जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम। डीएनए के छोटे से टुकड़े को जीन कहते हैं, आप सभी को मालूम है। बैक्टीरिया का नाम बैसिलस thuringiensis, उसके अंदर में डीएनए, डीएनए के पार्ट को नाम दिया जीन। ये रेड वाला जो जीन है इसका नाम है क्राइजीन, CRY जीन, क्राइजीन। ठीक, क्राइजीन है तो जीन क्या करेगा, जीन से बनेंगे एमआरएनए, एमआरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन। लेकिन ये प्रोटीन जो बना है वो अभी इनएक्टिव फॉर्म में, ये जो प्रोटीन बना है वो अभी कैसा है, इनएक्टिव फॉर्म में है, इनएक्टिव फॉर्म में है। एनसीईआरटी कहेगा क्रिस्टलाइन फॉर्म में, क्रिस्टल के फॉर्म में, यानी क्रिस्टल ऐसा मान लो ये कोई क्रिस्टल है, इसके अंदर में ये प्रोटीन बैठा हुआ है। ये एक्चुअली में एनसीईआरटी को लिखेगा इनएक्टिव टॉक्सिन,
एनसीईआरटी क्या वर्ड यूज करेगा? वो टॉक्सिक है, टॉक्सिन है। लेकिन अभी कैसा है? अभी वो प्रोटॉक्सिन है, क्योंकि वो इनएक्टिव फॉर्म में। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर में क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल, ये ब्लू वाला, ये ब्लू वाला क्या है भाई? ये क्रिस्टल फॉर्म में प्रोटीन। इसके अंदर में क्या है? टॉक्सिन। अभी तो ये काम नहीं कर सकता, इसलिए बैक्टीरिया भी बचा हुआ है। एनसीईआरटी का लाइन है कि भाई खुद क्यों नहीं मर रहा है? क्यों? क्योंकि ये टॉक्सिन तो है लेकिन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के अंदर में, इसलिए वो बैक्टीरिया भी अभी बचा हुआ है। अगर गलती से इसे कोई इंसेक्ट्स खा ले, अगर गलती से कोई इंसेक्ट्स खा ले, ये इंसेक्ट्स है, इसने खा लिया। इंसेक्ट्स खाने के बाद ये क्रिस्टलाइन प्रोटीन मिडगट में जाएगा। एनसीईआरटी का लाइन को पढ़ना, कहां जाएगा? मिड गट में। कहां जाएगा? बोलो फटाफट। मिड गट रीजन में जाएगा। और मिडगट रीजन में जाने के बाद में ये क्रिस्टल जो है, ये जो क्रिस्टलाइन प्रोटीन है, वो क्या होगा? वहां के अल्कलाइन पीएच पे, पीएच इंपॉर्टेंट है, अल्कलाइन यानी बेसिक पीएच पे क्रिस्टल टूट जाएगा, क्रिस्टल टूट जाएगा और वहां से ये टॉक्सिन प्रोटीन एक्टिव फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। पहले अंदर था, इनएक्टिव था, अब अल्कलाइन पीएच पे क्रिस्टल टूटा तो ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब ये एक्टिव टॉक्सिन क्या करेगा? जो मिडगट के सेल है, मिडगट के सेल है, उसके ऊपर में रिसेप्टर है, उसके ऊपर में क्या है? रिसेप्टर है। तो ये जाके टॉक्सिन इसके रिसेप्टर पे जाके, यानी कि मिडगट के जो इपिथेलियल सेल है, लाइनिंग है इपिथेलियल सेल की, उसके ऊपर बैठ गया। एंड दे विल क्रिएट द पोर। एनसीईआरटी का लाइन पढ़ना, दे विल क्रिएट द पोर। पोर क्रिएट करेगा। अरे पोर क्रिएट कर रहा है, पोर क्रिएट कर रहा है, पोर क्रिएट कर रहा है, और पोर क्रिएट करेगा तो इसी से क्या होगा? फ्लूइड। फ्लूइड क्या हो जाएगा भाई? इसके अंदर में फ्लूइड अंदर आ सकता है, फ्लूइड अंदर आ सकता है, फ्लूइड अंदर आ गया, आ गया। और फ्लूइड अंदर आने से उसका स्वेलिंग स्टार्ट हो जाएगा। वहां पर क्या हो जाएगा? स्वेलिंग स्टार्ट हो जाएगा, और स्वेलिंग से उसका डेथ हो जाएगा ना। ये पूरा एनसीईआरटी का लाइन है, तो गड़बड़ नहीं करना है। तो फिर से मैं बोल दूं, आपको याद रखना है इसमें कॉन्सेप्ट क्या था कि एक बैक्टीरिया था। फिर से बोल दूं, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर में ये मेन डीएनए, मेन जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, क्रोमोसोम, सेम चीज। इसके अंदर में स्पेशल जीन, नाम क्राइजीन, CRY। क्राइजीन ने क्या बनाया? क्राई प्रोटीन, क्राई प्रोटीन। एक्टिव या इनएक्टिव? इनएक्टिव। क्यों? क्योंकि ये अभी छुपा हुआ है किसके अंदर में? क्रिस्टल के अंदर, क्रिस्टल एक हार्ड प्रोटीन के अंदर, इसलिए वो खुद भी नहीं मरा। क्वेश्चन पूछेगा एनसीईआरटी, खुद क्यों नहीं मर रहा है? बोल देना भाई अभी इनएक्टिव फॉर्म में, वो तो अंदर में। लेकिन अगर इसे इंसेक्ट्स खा ले, अगर इसे इंसेक्ट्स खा ले, तो वहां के मिडगट पे अल्कलाइन पीएच होने के चलते, वो अल्कलाइन पीएच होने के चलते क्रिस्टल टूट जाएगा, क्रिस्टल टूट जाएगा, और ये प्रोटीन एक्टिव फॉर्म में बाहर आ जाएंगे। वहां के मिडगट पे बैठेगा, बैठेगा, वहां पोर क्रिएट करेगा, फ्लूइड लीकेज, हाँ, स्वेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, स्वेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, स्वेलिंग स्टार्ट होने से वो फट जाएगा, मर जाएगा। ये कहानी कहां की है? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर की। लेकिन अब बायोटेक वाला क्या करेगा? बायोटेक वाला क्या करेगा? इस क्राइजीन को निकालेगा और कॉटन प्लांट में डाल देगा। सिंपल। अब तो तुम्हें समझ में आ गया। यानी कि अब हमें करना क्या है? क्राइजीन लेना है और इसे कॉटन प्लांट में डाल देना है, और यही बन गया आपका, यही बन गया आपका बीटी कॉटन। बीटी कॉटन, बीटी स्टैंड फॉर, तो बायोटेक मत कर देना, बैसिलस थुरिनजेनेसिस। इंसेक्ट्स आया, सेम कहानी, इनएक्टिव फॉर्म में, क्रिस्टलाइन फॉर्म में टॉक्सिन बन गए थे, अंदर में जाएगा मिडगट में, अल्कलाइन पीएच पे क्रिस्टल टूटेगा, एक्टिव में कन्वर्ट होगा, रिसेप्टर से बाइंड होगा, टच करेगा, क्या करेगा? पोर क्रिएट करेगा, स्वेलिंग होगा, मर जाएगा, खत्म। हाँ, तो एकदम सिंपल सा है। अब एनसीईआरटी बोलता है कि ऐसे ऐसे कई सारे स्ट्रेन है। स्ट्रेन मालूम है ना?
हर स्पीसीज के कई सारे डिफरेंट फॉर्म को स्ट्रेन कहते हैं। तो अलग अलग स्ट्रेन में अलग अलग क्राइजीन पाया जाता है, अलग अलग क्राइजीन पाए जाते हैं। तो क्या क्राइजीन एक तरह का है? नहीं। अब पढ़ोगे मिलेगा क्राई 1 AC, क्राई 2 AB, तो डरना नहीं है। अरे बहुत तरह के स्ट्रेन है ना, तो सब में अलग अलग तरह का जीन है, थोड़ा अलग अलग डिफरेंट है। तो यहां पर कई तरह की क्राइजीन है। तो साइंटिस्ट क्या यूज करता है, ध्यान से पढ़ने एनसीईआरटी के लाइन। साइंटिस्ट क्या करेगा, स्पेसिफिक है, हर जीन जो है स्पेसिफिक इंसेक्ट्स पे ही काम करेगा। तो एनसीईआरटी में वर्ड लिखा है बैसिलस thuringiensis केवल केवल इंसेक्ट्स के 3 ऑर्डर पे काम करेगा, LCD, लेपिडोप्टेरंस, लेपिडोप्टेरंस, कोलियोप्टेरंस एंड डिप्टेरंस, लेपिडोप्टेरंस, कोलियोप्टेरंस एंड डिप्टेरंस। तो आपको लेपिडोप्टेरंस के ऑर्डर के एग्जांपल, कोलियोप्टेरन, डिप्टेरन के याद होने चाहिए। यहाँ पर फ्लाई, आई थिंक मच्छर वच्छर का एग्जांपल दिया है, यहाँ आर्मी वर्म, बॉल वर्म का एग्जांपल दिया है, वो चीज को पढ़ लेना। तो अब जब भी मुझे बीटी बनाना है, जैसे मुझे बीटी ब्रिंजल बनाना है, बीटी क्या बनाना है, कॉर्न बनाना है, मेज बनाना है, मुझे बीटी कॉटन बनाना है, बीटी सोयाबीन बनाना है, तो मैं कोई भी क्राइजीन नहीं डाल दूंगा। एनसीईआरटी का लाइन को पढ़ना, क्राइजीन कौन सा लिया जाएगा, वो उस इंसेक्ट्स पे जो उस पे अटैक करता है, और जिस प्लांट में आप डाल रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। हमने कॉर्न प्लांट पे डालना है तो उस पे कौन सा अटैक करता है, कॉर्न बोरर अटैक करता है। मेज है, मेज पे छोटा छोटा छेद बना देगा, कॉर्न बोरर, उसी इंसेक्ट्स को मारने के लिए वो जीन डालेंगे ना। या मुझे कॉटन है, कॉटन का ये है, यही फटेगा कॉटन निकलेगा, तो उस पे छेद हो रहा है, उस पे इंसेक्ट जो आएगा उसे मारने के लिए अलग जीन यूज करेंगे। तो आप एक ही काम करना, एनसीईआरटी के लास्ट 2 लाइन को अच्छे से पढ़ना ना। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि कौन सा जीन कॉर्न बोरर को, कौन सा जीन ना बॉलवर्म को, आर्मी वर्म को किल करने के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर है? तो फटाफट हैंड रेज करो, किसे किसे समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट, किसे किसे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। बहुत ही आसान है, पहले से पढ़ रखा है, पहले से तुम लोगों ने पढ़ रखा है, बस गड़बड़ नहीं करना। सर इंडियन मार्केट में बीटी कॉटन अलाउड है? हाँ बच्चा लो, क्योंकि कॉटन तुम नहीं खाते हो, तुम नहीं खाते हो, लेकिन बीटी ब्रिंजल तुम खाओगे। इंडिया में 2010 के आसपास, 2010 के आसपास बीटी ब्रिंजल का कॉन्सेप्ट आया था कि इंडियन मार्केट में बीटी ब्रिंजल भी लाया जाए। बहुत हंगामा हुआ और इसे बैन कर दिया गया। अभी भी ये बैन है, अभी भी ये बैन है, इंडियन मार्केट में अलाउड नहीं है। इंडियन मार्केट में केवल बीटी कॉटन अलाउड है। सर क्यों? क्योंकि ब्रिंजल तुम भी खाओगे, तुम्हारे अंदर भी क्राई प्रोटीन आ सकता है, इनएक्टिव वाला। जहां जहां अल्कलाइन पीएच होगा, जहां जहां अल्कलाइन पीएच होगा, ये भी एक्टिव हो जाएगा, ये भी एक्टिव हो जाएगा, तुम्हें भी। लेकिन बोला जाता है कि तुम्हारे स्टोमक का पीएच इतना ज्यादा एसिडिक है कि वही क्राई प्रोटीन मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, मर क्या जाएगा, प्रोटीन डिग्रेड हो जाएगा ना। बोला जाता है तुम्हारे अंदर वो रिसेप्टर नहीं है जिससे क्राई प्रोटीन बाइंड कर सके। तो हमारे अंदर में वो अल्कलाइन पीएच नहीं है, रिसेप्टर नहीं है, कई सारे कॉन्सेप्ट दिया गया कि ह्यूमन के लिए सेफ है। फिर भी सेफ्टी पर्पस को ध्यान रखते हुए इसे बैन करके रखा गया है। तो याद रखना, जो भी तुम खाते हो, जो एडिबल वाले होंगे उसे बैन करके रखा गया। जो तुम खाते हो ना, जैसे आएगा बीटी राइस, बीटी वीट, बीटी सोयाबीन, बोले हम खाएंगे सर। और दूसरा एक नुकसान तो है यार, ठीक है, कि तुमने यार बीटी कॉटन बनाया, हो सकता है कोई और भी इंसेक्ट्स खा ले, वो मेन पॉलिनेटर था, तुम्हारा पॉलिनेटिंग एजेंट था बेचारा, वो गलती से मर जाएगा। इसका ड्रॉबैक यही है। और दूसरा, पोलन ग्रेन यहाँ वाला बीटी वाला निकला, किसी और प्लांट पे गिर गया, जीन वीन चले गए उसके अंदर में, वो नहीं चाहते थे तुम बीटी बनाना, लेकिन उसके अंदर चले गए, वो हम खाएंगे। या वहां पर कोई कैटल्स है वो खा ले, अरे बीटी कॉटन लगा हुआ है, ये बीटी कॉटन का प्लांट लगा हुआ है, कोई आया कैटल्स खा गया, बेचारे को नुकसान होने का डर है। तो ये कंट्रोवर्शियल चीज है,
इसलिए इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया GEAC, जिसके अंतर्गत इसी पे हम लोग निगरानी रखते कि इंडिया में कोई प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, मार्केट में लाना है, हमारे सेफ्टी के लिए ठीक है, वो रेगुलेट करती है GEAC नाम की ना ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। इसी से अप्रूवल लीजिए, तब वो मार्केट में लॉन्च कर सकते हो, तब वो लॉन्च कर सकते हो। जब आप पढ़ोगे ना थोड़ी देर बाद इथिकल इश्यूज, वहां पर ये वर्ड आएगा, इथिकल इश्यूज एक वर्ड आएगा, वहां पर सेम चीज आपको रिपीट किया जाएगा। तो चलो यहां तक क्लियर हो गया। चलो अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मूव करें, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मूव करें जिसका नाम है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी, ठीक है, जीन थेरेपी क्या था पहले समझ लो, बहुत ही आसान है, एकदम आता है चीजों को समझना। ये तुम हो यू, ये तुम हो यू, तुम्हारा ये सेल, ये तुम्हारा न्यूक्लियस और ये तुम्हारा डीएनए, ये तुम्हारा डीएनए। डीएनए के पार्ट को जीन कहते हैं, डीएनए के पार्ट को क्या कहते हैं? जीन। तो तुम्हारे अंदर में नॉर्मल वाला जीन है तो बनेगा नॉर्मल वाला एमआरएनए। अगर नॉर्मल एमआरएनए बना तो बनेगा नॉर्मल प्रोटीन, नॉर्मल प्रोटीन बना तो तुम्हारे अंदर बनेगा नॉर्मल एंजाइम। इसी एंजाइम का नाम है एडिनोसाइन डियामिनेज, एडिनोसाइन डियामिनेज। एकदम आसान। अरे तुम्हारे अंदर में भी ये जीन होगा, सबके अंदर है ना, उस बच्ची में नहीं था, उस बच्ची के अंदर खराब हुआ था। मैं अपनी कहानी बता रहा हूं, फिर से सुनाता हूं। मेरे अंदर में अच्छा जीन, अच्छा एमआरएनए, अच्छा प्रोटीन, अच्छा एंजाइम, कहीं कहीं हार्मोन लिख देगा, टेंशन मत लेना, उसका नाम एडिनोसाइन डियामिनेज। क्या करता है? एडिनोसाइन डियामिनेज है तो ये टी लिम्फोसाइट को मैच्योर कराता है, टी लिम्फोसाइट को मैच्योर कराता है। ऑप्शन में आएगा बी लिम्फोसाइट, बोलेगा नहीं, टी लिम्फोसाइट को मैच्योरिटी देता है, ठीक है। इसलिए हमारा इम्यून सिस्टम तगड़ा है भाई, इम्यून सिस्टम ठीक ठाक है, इम्यून सिस्टम ठीक है, यानी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल। उस बच्ची में जीन खराब, उस बच्ची में जीन खराब, एडिनोसाइन डियामिनेज बनाने वाला जीन खराब, एमआरएनए खराब, तो प्रोटीन भी खराब, तो एंजाइम भी खराब। अरे एंजाइम ही खराब तो क्या टी लिम्फोसाइट मैच्योरिटी होगी? क्या टी लिम्फोसाइट मैच्योर कर पाएगा? आंसर नो। अरे टी लिम्फोसाइट अगर मैच्योर नहीं हुआ, अगर टी लिम्फोसाइट मैच्योर नहीं हुआ तो क्या होगा बोलो? इम्यूनिटी क्या रहेगी? वीक या स्ट्रॉन्ग? सर इम्यूनिटी तो वीक हो जाएगी, इम्यूनिटी तो वीक हो जाएगी। इससे एक बीमारी बनेगा स्कीड, बीमारी बनेगा स्कीड। ये एनसीईआरटी में लिख लेना, एनसीईआरटी में नहीं है। स्कीड सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी, स्कीड का फुल फॉर्म गूगल पे जाके सर्च कर लेना, पूरा स्पेलिंग के साथ याद कर लेना, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी। अब बच्चे के अंदर में इम्यून सिस्टम का प्रॉब्लम था, जो 4 साल की बच्ची थी, श्रीलंका के रहने वाली थी, श्रीलंका की, कोई डिसिल्वा नाम था उसका। अब उसे ठीक कैसे किया जाए? तो एनसीईआरटी का लाइन है, साइंटिस्ट के पास 3 ऑप्शन थे, दे मे बी क्योर्ड। एनसीईआरटी को पढ़ना, लाइन को पढ़ना, दे मे बी क्योर्ड बाय 3 ऑप्शन। पहला ऑप्शन, सर एंजाइम डाल दे बच्ची के अंदर में, क्या डाल दो भाई, इंजेक्शन लो, एंजाइम डाल दो। अरे तुम्हारे अंदर इंसुलिन हार्मोन की कमी है, बाहर से इंसुलिन लेते हो ना इंजेक्शन के फॉर्म में? हाँ सर लेते तो हैं, तो एंजाइम लो, उठा के डाल दो। लेकिन ये तो रोजाना लेना पड़ेगा, ये तो रोजाना लेना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन, हम क्या करें? बोन मैरो ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। एनसीईआरटी का लाइन का पढ़ना, दे मे बी क्योर्ड बाय 3 मेथड। 2 और भी मेथड थे, जैसे बोन मैरो मेथड, यानी तुम्हारा बोन मैरो ठीक ठाक है ना, तुम्हारे अंदर में जो बोन मैरो है यही तो WBC बनाता है, वही तो टी लिम्फोसाइट बनाएगा, वही बी लिम्फोसाइट बनाएगा। तो उस सेल को ही मेरे अंदर से निकालो, बच्ची में डाल दो,
बच्ची में डाल दो। लेकिन सर एक तो मैचिंग प्रॉब्लम, बच्ची से मैच करना चाहिए, बहुत टफ काम है। अरे ग्राफ्टिंग ना बड़ा टफ काम है, बहुत मुश्किल का काम है ये सब। और सेकेंड एनसीईआरटी लिखा है सर ये डाल तो देंगे तो ये सेल तो सर तुरंत तो मर ही जाएगा ना। सेल क्या हमेशा के लिए जिंदा रहेगा क्या? तुम्हारा सेल ले बच्ची में डाल दे, बोन मैरो वाला। ये कोई स्टेम सेल नहीं है, गड़बड़ नहीं करना, कोई स्टेम सेल नहीं है कि जिंदा रहेगा। ये कोई स्टेम सेल नहीं, तुम्हारा उठाया वहां डाल दिया, चलो भाई कुछ दिनों तक ठीक, फिर से डालना पड़ेगा। इसलिए ये हमेशा डालना पड़ेगा, डालना पड़ेगा, लगातार डालना पड़ेगा। तो साइंटिस्ट के पास में ये दोनों ऑप्शन खराब है, तो उसने तीसरे ऑप्शन की तरफ गया जिसका नाम था जीन थेरेपी, जिसका नाम था जीन थेरेपी। यहां पर बच्चा क्या कंफ्यूज होता है, सर उस बच्ची के अंदर जीन खराब है तो खराब वाला जीन निकाले और अच्छा वाला डाल दे। सर उस बच्ची के अंदर में ये एडिनोसाइन डियामिनेज बनाने वाला जीन खराब है, काट करके निकाले, अच्छा वाला डाल दे ना। जरूरी नहीं, निकालना जरूरी नहीं है, डायरेक्टली डाल दो, डायरेक्टली डाल दो भाई। तो अरे तुम्हारे अंदर में 98% डीएनए काम ही नहीं करता, कहीं जाके गुजर दो उसे, कहीं जबरदस्ती डाल दो, पहले वाले निकालने की जरूरत नहीं है ना। तो बच्चे को ये लगता है सर बोला जीन नहीं निकाला, बाहर से जीन डाल दिया, तुम्हारी मर्जी, निकालना चाहो निकाल लो, नहीं निकालना है डाल दो भाई, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये जीन को बाहर से एडिनोसाइन डियामिनेज वाला डालेंगे। सर डाले कैसे, डाले कैसे ये बड़ा प्रॉब्लम था। तब तक रेट्रोवायरस डिस्कवर्ड हो चुका था। रेट्रोवायरस में क्या होता था, रेट्रोवायरस में क्या होता था, ध्यान से सुनो, ये तुम्हारा सेल और ये तुम्हारा डीएनए। रेट्रोवायरस क्या करता था, रेट्रोवायरस के अंदर में जेनेटिक मटेरियल होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, सबको मालूम। ये तुम्हारे सेल पे अटैक करेगा, अटैक करने के बाद में अपने आरएनए को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के हेल्प से कन्वर्ट करेगा आरएनए से डीएनए में, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। लेकिन ये इतना ही काम नहीं करता, फिर वो तुम्हारे मेन डीएनए को, फिर वो तुम्हारे मेन डीएनए को काटेगा, मेन डीएनए को काटेगा और अपने आप को लाइगेट कर लेगा, जोड़ लेगा। समझ में आया, तुम्हारे डीएनए को कट मारा, अपने डीएनए को वहां जोड़ लिया। जब आप एचआईवी का लाइफ साइकिल पढ़ते हैं तो आपको ऐसा ही याद करना होता है। तो सर क्या हम एचआईवी वायरस यूज करने वाले हैं? नहीं, एनसीईआरटी ने ये वर्ड नहीं लिखा। अरे रेट्रोवायरस कई सारे, उसका एग्जाम्पल है एचआईवी वायरस। अरे एक वायरस और है रॉस सार्कोमा वायरस, वो भी रेट्रोवायरस है। तुम्हारे ऊपर जो कैंसर कॉज करता है ना वो मैक्सिमम रेट्रोवायरस ही होता है, तभी तो डीएनए में घुस गया, डीएनए खराब हो जाता है। तो कई सारे रेट्रोवायरस होते हैं, रेट्रोवायरस में कई सारे वायरस है। तो तुम्हें ये मत करना है सर हमने एचआईवी का यूज किया था, नहीं, हमने उस बच्चे को ठीक करने में किसका यूज किया था, रेट्रोवायरस। सर तो बीमारी नहीं हो जाएगा क्या? सर रेट्रोवायरस से हम डीएनए वहां पहुंचाएंगे तो उस लड़की को बीमारी हो जाएगी। नहीं, एनसीईआरटी का लाइन पढ़ो, डिसआर्म, यानी कि हमने उसके मेन डीए जीन के पार्ट को, मेन पोर्शन को काट के हटा दिया, मेन पोर्शन के पार्ट को काट के हटा दिया, तो नाम क्या दिया, डिसआर्म रेट्रोवायरस वेक्टर। अब वो डिजीज कॉज करने की एबिलिटी नहीं रखेगा, वो डिजीज कॉज नहीं करेगा। नाम क्या यूज किया, डिसआर्म रेट्रोवायरस वेक्टर। डिसआर्म मतलब समझ में आया, तुम्हारे आर्म को काट दे और बोले बंदूक चलाओ, चला ही नहीं सकती, तुम्हारे पास बंदूक है गोली चला रहे हो। हाथ को काट दे, लो बंदूक तो है लेकिन चला नहीं सकते। यानी यही काम हम लोग करेंगे। जिसे याद करो, डिसआर्म्ड पैथोजेन हमने यूज किया था एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेसियंस के लिए। अब क्या किया गया, ध्यान से सुनिए, हमने उस बच्ची के अंदर से, फिगर तो मुझसे बनता नहीं है भाई, ये बच्ची है, बच्ची के अंदर से निकाला क्या, डब्ल्यूबीसी, और डब्ल्यूबीसी लेंगे, ये डब्ल्यूबीसी के सेल, ठीक। हमने डब्ल्यूबीसी के अंदर में, ध्यान से सुनना, हमने डब्ल्यूबीसी के अंदर में, ये डब्ल्यूबीसी का सेल, ये उसका ये उसका डीएनए। हमें क्या ढूंढना है, एक रेट्रोवायरस, हमें ढूंढना है रेट्रोवायरस जो वेक्टर की तरह काम करेगा। सर वेक्टर क्या होता है,
जो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को पहुंचा दे। लेकिन सर प्रॉब्लम ये है कि रेट्रोवायरस का जेनेटिक मटेरियल तो आरएनए, आरएनए, तो हम आरएनए एडिनोसाइन डियामिनेज का, एडिनोसाइन डियामिनेज का हम डीएनए नहीं लेंगे, आरएनए लेंगे। क्या लिया बोलो? आरएनए। अब हम लोग इस वायरस को अटैक कराएं, बताओ क्या होगा? आरएनए जो है, आरएनए जो है वो किस में कन्वर्ट होगा? आरएनए कन्वर्ट होगा डीएनए में, डीएनए में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में। तो साथ साथ एडिनोसाइन डियामिनेज बनाने वाला आरएनए डीएनए में कन्वर्ट हो गया, जीन ऑफ इंटरेस्ट डीएनए में हो गया। अब क्या करेगा? वो हमारे मेन डीएनए को काटेगा, मेन डीएनए को काटेगा, और काटने के बाद, काटने के बाद, काटने के बाद मेन डीएनए के साथ, मेन डीएनए के साथ उसे जोड़ भी देगा, उसे जोड़ भी देगा। तो अब मुझे बताओ ध्यान से, एडिनोसाइन डियामिनेज का जीन डीएनए क्या डब्ल्यूबीसी में इंटर नहीं किया? डब्ल्यूबीसी में तो इंटर कर गया ना। बोले हाँ सर, यानी कि हमने अपना डीएनए ना डब्ल्यूबीसी के अंदर में डाल दिया। अब क्या करे? इस डब्ल्यूबीसी का कल्चर करे, यानी कि फ्लास्क ले ले और वहां डब्ल्यूबीसी का ग्रो कराए। 1 2 3 4 बनने लगे ना, 100 200 500 बना दिए, 1000 बना दिए, वहां ग्रोथ करा दे, बाहर से हार्मोन वगैरह डाले जिससे लगातार सेल डिवाइड करेगा। और इसके बाद में मान लो यहां पर 1000 सेल बने, 1000 सेल बने किसके? वही डब्ल्यूबीसी का जो टी लिम्फोसाइट था वही निकाला था। डब्ल्यूबीसी का कौन सा? टी लिम्फोसाइट निकाला, उसके अंदर में जीन को डाला, उसको कल्चर कराया, ग्रोथ कराया, और उसमें से 900 को बच्ची के अंदर में डाल दिया। 1000 ग्रो किया, 900 डाल दिया। सर क्यों? अरे सोचो, 900 जो तुमने डाला है, क्या ये इमोर्टल है? इंसेटिकल लाइन है, क्या इमोर्टल है? क्या ये आजीवन जिंदा रहेंगे? इमोर्टल मतलब आजीवन जिंदा रहना, कभी ना मरना। अरे सर ये तो मर जाएगा, ये टी लिम्फोसाइट का एक लाइफ स्पान होगा सर 20 दिन 50 दिन, मर जाएगा सर। सर मर जाएगा, 900 मर गए तो फिर से उसके अंदर में, फिर से उसके अंदर में वो एडिनोसाइन डियामिनेज का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। अरे 900 ठीक ठाक डाला था, अब इम्यूनिटी ठीक ठाक, सर फिर से। एनसीईआरटी लाइन को पढ़ना, एनसीईआरटी ने लिखा है दे नीड पीरियोडिक इन्फ्यूजन, एनसीईआरटी का लाइन है दे नीड पीरियोडिक इन्फ्यूजन, उसे लगातार बाहर से लेने की जरूरत पड़ेगी। सर कहां से लाए आप? अरे भाई इसलिए तो हमने 1000 डाल दिया था, 1000 में 900, 100 बच गए, फिर से ग्रो कराए, फिर से ग्रो कराए। बाहर में ग्रो कराना थोड़ा आसान है, आर्टिफिशियल कर रहे हो ना, बाहर से ग्रो कराना थोड़ा आसान है। फिर से ग्रो कराए, फिर से बच्ची के अंदर में डाले, तो लगातार आप उसमें डालना पड़ेगा पीरियोडिक इन्फ्यूजन। सर ये तो टेम्पररी उपाय हुआ, लगातार तो देना ही पड़ रहा है उसे, क्या परमानेंट है? क्या हमारे पास कोई परमानेंट क्योर है? परमानेंट क्योर है बच्चा? इस बच्ची का तो नहीं, इस बच्ची का तो नहीं। इस बच्ची से जो ओवम बनेगा, स्पर्म और ओवम का जो फ्यूजन करके जाइगोट बनेंगे, जाइगोट से जो इम्ब्रियो बनेगा, इसी अर्ली इम्ब्रियोनिक स्टेज, एनसीईआरटी का लाइन पढ़ना, अर्ली इम्ब्रियोनिक स्टेज यानी मोरुला ब्लास्टोला के बारे में बात कर रहे हैं, या जाइगोट पे कर लो, उसी स्टेज में यहां जीन डालना पड़ेगा। अब इस इम्ब्रियो में अगर तुमने जीन डाला, इस इम्ब्रियो में जीन तुमने डाला, अब इस इम्ब्रियो को आप इम्प्लांट कर दो, इससे जो बच्चा या बच्ची बनेंगे उसके हर सेल में वो जीन पहुंच चुका होगा, वो जीन पहुंच चुके होंगे, तो वो होगा परमानेंट क्योर, वो होगा परमानेंट क्योर। अब समझ में आया? समझ में आया? परमानेंट क्योर अर्ली इम्ब्रियोनिक स्टेज में करो, अर्ली इम्ब्रियोनिक स्टेज में करना है। आया समझ में? लेकिन परमानेंट, एनसीईआरटी का लाइन को पढ़ना कैसे करे? एनसीईआरटी का लाइन को पढ़ना कहता है कि एक नॉर्मल पर्सन के, एक नॉर्मल पर्सन के बोन मैरो के सेल से वो जीन आइसोलेट कीजिए और इस जीन को अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में इंसर्ट करा दीजिए।
अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में इंसर्ट करा दीजिए, ये परमानेंट सॉल्यूशन देगा। लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए परमानेंट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज पे साइंटिस्ट को काम करना अलाउड नहीं है। अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज पे साइंटिस्ट को काम करना अलाउड नहीं है। कोई साइंटिस्ट काम नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें बहुत रिस्क है। अगर एम्ब्रियो में तुमने कोई जीन वीन डालने की कोशिश की, कोई जीन खराब हो गया, मान लो हीमोग्लोबिन के ही जीन खराब हो गए, कोई म्यूटेशन हो गया, तो भाई लेने के देने पड़ जाएगी, लेना का देना पड़ जाएगा। इसलिए साइंटिस्ट लोगों को अभी तक एम्ब्रियोनिक स्टेज में ह्यूमन बीइंग के ऊपर काम करना अलाउ नहीं किया गया। चूहा वहां पे होते, चूहा पे करो, मंकी पे करो, ह्यूमन बीइंग पे अभी तक अलाउ नहीं है। अगर अलाउ कर दिया गया तो आने वाले टाइम में सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, कीटोनूरिया, ये सब बीमारियां ठीक हो जाएगी, क्योंकि मेरा जीन खराब है, मेरा जीन ही ठीक कर दोगे एम्ब्रियोनिक स्टेज में, यानी मुझे तो ठीक नहीं करोगे, मेरा जो बच्चा होगा ना उसके एम्ब्रियो पे ही ठीक कर दिया तो वहां से जनरेशन ठीक हो जाएगा। फिर ये एडिग्री पेडिग्री जो पढ़ते हो ना, पेडिग्री पढ़ते हो, यहाँ इसको डिजीज था, इसमें आया, उसमें आया, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अभी ये बहुत बड़ा आगे का फ्यूचर का कहानी है, फिलहाल के लिए तो नहीं। तो चलो फटाफट बताओ किसे किसे समझ में आ गया, फटाफट बताओ किसे किसे समझ में आ गया। ठीक है, तो मेरे में से मजेदार टॉपिक है, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं। बस एक काम करना, शाम में बैठना, फिर से लेक्चर को सुनना, फिर से लेक्चर को सुनना, फिर से नोट्स बनाना, 100%। सोने टाइम फिर से सुनना, 100% चीजें समझ में आ जाएगी। चलो ठीक है, अब देखो इंसुलिन बनाने की कहानी तुम्हें सभी को मालूम है। पहले आज से 100 साल पहले, अभी 2020 21 चल रहा है, 1921 में क्या होता होगा? कोई आरडीटी नहीं था, कोई बायोटेक नहीं था, तो इंसुलिन हार्मोन कैसे बनाया जाता होगा? उस टाइम लोगों को डायबिटीज होता था, उस टाइम के लोगों को डायबिटीज होता था, तो उसके अंदर में इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती थी, इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती थी। तो लोग क्या करते थे? एनसीईआरटी लाइन को पढ़ना, बाय द स्लॉटिंग, स्लॉट करना यानी काट देना, स्लॉटर हाउस, जहां पास कैटल्स को मारा जाता है, स्लॉटर ना, तो स्लॉटिंग करके उसे मार करके उसके अंदर से ना पैंक्रियास निकाला जाता था, और पैंक्रियास से हम लोग इंसुलिन को प्यूरिफाई करते थे, और फिर वो पेशेंट में इंजेक्ट किया जाता था, फिर हम पेशेंट के अंदर इंजेक्ट करते थे। एनसीईआरटी की ये लाइन लिखा है। तो पहले ये बड़ा डिफिकल्ट काम था, लेकिन अब वो काम आसान हो गया है। और चल जाए, कहाँ जाएगा? कहाँ है पापा? चलो चलो ठीक है, तो क्लियर है यहां तक? तो मैंने क्या बोला कि आज से 100 साल पहले, जब बायोटेक तो 1980s के आसपास है ना, जब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर्ड हुआ, लाइगेज डिस्कवर्ड हुआ, ये सब डिस्कवर्ड हुए। उससे पहले ऐसे होता था, पेशेंट के अंदर में कैसे डाला जाता था? तो कैटल्स को मारा जाए, उसका पैंक्रियाज निकाला जाए, उसके इंसुलिन हार्मोन को हम लोग प्यूरिफाई करें, पेशेंट में डालें। लेकिन इससे कई लोगों को एलर्जी होता था, ये सब कुछ कहानी आपको मालूम है, एलर्जी होता था। लेकिन अब इंसुलिन की कहानी को पहले समझो। इंसुलिन कौन बनाता है? बीटा सेल ऑफ पैंक्रियास। ध्यान से सुनो, बीटा सेल ऑफ पैंक्रियास। तो ये आपका इंसुलिन जीन है, ये इंसुलिन जीन है। इसने क्या बनाया? एमआरएनए। क्या बनाया? एमआरएनए। एमआरएनए से क्या बने? प्रोटीन। क्या बने? प्रोटीन, यानी एमाइनो एसिड के चेन। ये क्या बना? प्रोटीन, एमाइनो एसिड के चेन। ध्यान से सुनना,
इस प्रोटीन के 3 पार्ट, ये पार्ट मान लो यहां से यहां, ये पार्ट ए पॉलीपेप्टाइड चेन, ये पार्ट बी पॉलीपेप्टाइड चेन, और ये पार्ट सी पेप्टाइड चेन। समझ में आया? ए बी सी मत कर लेना, ए उसके बाद सी उसके बाद बी, यानी जो प्रोटीन है उसके 3 पोर्शन। अब ये फोल्ड होगा, तो ये बनेगा ए चेन, जिसमें एमाइनो एसिड का नंबर 21। ये बनेगा बी चेन, एमाइनो एसिड का नंबर 30। और ये बनेगा सी पेप्टाइड, एनसीईआरटी को पढ़ो, सी पेप्टाइड, जिसके अंदर होंगे 33। ए बी से जुड़ेगा 2 सल्फाइड से, एक और ये एक, 2 डाइसल्फाइड लिंकेज से जुड़ेगा। ए आपस में एक खुद में एक है डाइसल्फाइड, ए में खुद एक डाइसल्फाइड है, टोटल 3 डाइसल्फाइड बॉन्ड। 2 ए को बी से जोड़ रहा है, ए में खुद का है इंट्रा वाला। फिर से बोल दूं, यानी ये कुछ नहीं, जो प्रोटीन बना एमाइनो एसिड स्टार्टिंग के 21 ए चेन मान लीजिए, फिर अगला 33 सी पेप्टाइड, फिर अगला 30 बी चेन, ये बना प्रो इंसुलिन। क्या बना बोलो? प्रो इंसुलिन। और ये अब मॉडिफाई होगा, मॉडिफिकेशन के बाद सी पेप्टाइड हटेगा और ये बनेगा एक्टिव इंसुलिन। अब ये बना एक्टिव इंसुलिन। पूछा जाएगा कि बताइए प्रो इंसुलिन और इंसुलिन में क्या डिफरेंस है, मैच्योर इंसुलिन और इनएक्टिव इंसुलिन में क्या डिफरेंस, बोलिएगा सी पेप्टाइड का। तो आपको एकदम क्लियर है ना? एकदम क्लियर है, कोई भी गड़बड़ नहीं है। प्रो इंसुलिन इनएक्टिव, अब बना एक्टिव इंसुलिन, जिसके अंदर 51 एमाइनो एसिड, 21 30, पहले कितना 84, पहले कितना था, क्योंकि सी पेप्टाइड में 33 थे, 84 था, अब है 51। अब देखो मेरे में से टाइम भी खत्म हो रहा है, जितना जल्दी होगा बता दो। साइंटिस्ट ने क्या किया, जीन लिया ए सी बी वाला पूरा इंसुलिन जीन लिया, बैक्टीरिया में डाल दिया, बैक्टीरिया ने बनाया प्रो इंसुलिन। और बैक्टीरिया के अंदर में मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता, बैक्टीरिया के अंदर में पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, ट्रांसलेशन के बाद प्रोटीन बना, तो इस प्रोटीन का मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं था, इसलिए बैक्टीरिया ने कभी भी प्रो इंसुलिन को इंसुलिन में कन्वर्ट नहीं किया, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर में पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन एब्सेंट था। इली लिली ने इसी को सॉल्व किया। इली लिली ने क्या किया, आर्टिफिशियली 2 चेन ए चेन और बी बनाया, सी नहीं बनाएंगे, सी की जरूरत भी नहीं है। और उसने ए चेन को इकोलाई में, बी चेन को इकोलाई में डाला, यहां से ए चेन यहां से बी चेन बन गए, डाइसल्फाइड से जोड़ दिया, दुनिया का पहला होमोलिन तैयार। फटाफट बताओ इली लिली कंपनी ने क्या प्रॉब्लम सॉल्व किया? बैक्टीरिया पहले प्रो इंसुलिन बनाता था और उसको पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन हो ही नहीं पाता था, इसने बोला सी पेप्टाइड का जीन ही नहीं डालता, उसका जीन ही नहीं डाला, आर्टिफिशियली 2 चेन बना दिए, ए और बी का इकोलाई में डाला, दोनों ने क्या बनाया, ए चेन बी चेन बनाया, दोनों को जोड़ दिया और ये एक्टिव इंसुलिन डायरेक्टली बना दिया। फटाफट बताओ किसे किसे समझ में आएगी, फटाफट हैंड रेज करो।